हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेटअप स्टडी पे। आप सभी की क्लास स्टार्ट हो गई है हिंदी की। तो आज की क्लास आपकी रिवीजन वाली क्लास है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इसमें आपको कई सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे। तो यहाँ पे आपकी बहुत अच्छी हिंदी की रिवीजन होने वाली है। तो प्लीज़ आप लोग पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिए और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि सारे स्टूडेंट्स आके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग जुड़ गए हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पे। सभी लोग प्लीज़ एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन, सिरतोड़ में कौन सा समास है? आपके सामने ऑप्शन 4 है। करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। तो यहाँ पे देखिए तत्पुरुष का आपका तत्पुरुष समास का ये एकदम क्लियर है कि तत्पुरुष समास है। क्यों है? क्योंकि देखिए सिरतोड़ का अगर हम करें विग्रह करें समास विग्रह सिरतोड़ शब्द का तो सिर को तोड़ने वाली बात हो रही है। तो यहाँ पे को आ रहा है, मतलब जहाँ पे हमने क्या बताया था, जहाँ पे कोई भी कारक चिन्ह आ जाए वहाँ पे क्या होता है, हमारा तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पे सिर तोड़, तो ये क्या है, करण तत्पुरुष संप्रदान। तो कर्ता का क्या होता है, ने होता है। कर्म का होता है को। तो यहाँ पे देखिए सिर को तोड़ने वाली बात हो रही है। तो यहाँ पे को कारक चिन्ह आ रहा है तो किसका होगा, कर्म का होगा। ऑप्शन सी टिक करने वाले बिल्कुल सही जवाब। जो स्टूडेंट ऑप्शन सी टिक कर रहे हैं वेरी गुड, आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सभी लोग जवाब दीजिए। महात्मा में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने 4 है। तो हमने आपको क्या बताया था कि जहाँ पे कैसा कैसी शब्द लगाने से हमको प्रश्न करने पर उत्तर की प्राप्ति हो जाए वहाँ हमारा कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। तो महात्मा, कैसी आत्मा, महान आत्मा। तो हमका कैसे कैसी, यहाँ पे जो हम लोग देखिए कैसा कैसी प्रश्न कर रहे हैं तुरंत हमको जवाब मिल रहा है। कैसी आत्मा, महान आत्मा। तो मतलब महात्मा का अगर हम संधि विच्छेद करें तो यही कहेंगे ना, महान है जो आत्मा। तो कर्मधारय समास, यहाँ पे बिना सोचे समझे आपको ऑप्शन भी टिक कर देना है। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही जवाब है। महात्मा में कौन सा समास है, महान है जो आत्मा, मतलब कैसी आत्मा, महान आत्मा। तो आप प्रश्न करेंगे कैसा कैसी लगा के, अगर आपको जवाब मिल जाए तो वो आपका कर्मधारय समास ही होगा। तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। जिसको समास रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में ट्रिकी वीडियो है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद आप इस पूरी वीडियो की प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो महात्मा में आपका कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। तत्पुरुष समास देख लेते हैं, ऑप्शन ए देखिए। तत्पुरुष समास में हमने आपको बताया था कि जहाँ पे कारक चिन्ह आपको दिख जाए विग्रह करने पर वहाँ हमारा तत्पुरुष समास होता है। बहुव्रीहि समास हमारा वैसे होता है व्ययी भाव समास में, जहाँ पे आपको आगे उपसर्ग लगा दिख जाए तो वहाँ पे हमारा कौन सा समास होता है, व्ययी भाव समास होता है। और बहुव्रीहि समास में हमने आपको बताया था कि जहाँ पे देवी देवताओं का नाम, पर्यायवाची शब्द या शब्द समूह के लिए एक शब्द, ये सब दिख जाए तो वहाँ क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही जवाब है। जो स्टूडेंट ऑप्शन भी टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं? 3, 8, 2, 5। तो सभी लोग जवाब दीजिए, पत्र लेखन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्र लेखन हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 3 प्रकार के। पत्र लिखने की जो क्रिया होती है वो कितने प्रकार के पत्र लेखन लिखे जाते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए आप सभी का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार कौन है? प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जायसी, मोहन राकेश। इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपसे कहानीकार पूछा गया है। तो जो स्टूडेंट ऑप्शन में टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी तो आप सभी ने सुनी ही होगी, तो ये प्रसिद्ध कहानीकार हैं। और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी, जायसी, ये सब हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या हैं, आलोचक हैं, जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, और निबंधकार हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपको कहानीकार पूछा गया है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, सभी लोग जवाब दीजिए। तितली उपन्यास के लेखक कौन है? अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, मोहन राकेश। तो तितली आपका एक उपन्यास है, इसके लेखक कौन है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने 4 है, सभी लोग जवाब दीजिए। ऑप्शन बी टिक करने वाले बिल्कुल सही जवाब। जयशंकर प्रसाद जी की ये उपन्यास है क्या, तितली। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही जवाब है। जो स्टूडेंट ऑप्शन बी टिक कर रहे हैं आप सभी का बिल्कुल सही जवाब। फिर से वही प्रश्न रिपीट हो गया, तितली उपन्यास के लेखक तो कौन है, जयशंकर प्रसाद ही हैं। ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से अलंकार के कौन सा भेद है? शब्दालंकार, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, इनमें से कोई नहीं। तो अलंकार का भेद आपसे पूछा गया है, तो सभी लोग जवाब दीजिए।
तो यहाँ पे देखिए जो स्टूडेंट ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा है। अलंकार के हमारे दो प्रकार होते ही हैं, एक आपका होता है शब्दालंकार, एक आपका होता है अर्थालंकार। तो यहाँ पे देखिए शब्दालंकार दिखा तो ये अलंकार का प्रकार है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शब्दालंकार भी 3 प्रकार का होता है, सभी को पता होगा, अनुप्रास, यमक, श्लेष। और अर्थालंकार में मुख्यतः अगर देखें तो 3 ही होता है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, शब्दालंकार। अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? 14, 12, 10, 18। तो यहाँ पे मुख्यतः हमने आपको बताया कितने होते हैं, 3 होते हैं। टोटल आपके अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? सभी लोग जवाब दीजिए। बिल्कुल, ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो। जो देखिए विभावना, भ्रांतियाँ, बहुत सारे अलंकार होते हैं। तो यहाँ पे ये सब आपसे पूछे नहीं जाते, मुख्यतः इन्हीं के बारे में पूछे जाते हैं, 3 के बारे में। तो अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? टोटल मिला के 12 भेद होते हैं। ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब, बस आपको यही याद रखना है, बस इससे रिलेटेड आपका डिटेल में नहीं पूछता। इनमें से रस का कौन सा भेद है? रूपक, उल्लेख, करुण, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सिंपल है। देखिए यहाँ पे रस के भेद कौन सा है, बताइए जल्दी से। तो रस से रिलेटेड आपको हमने परसों के वीडियो में शायद करवाया था। तो करुण रस, करुण आपका क्या है? रस ही है। तो रस के भेद क्या है? करुण। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है होगा। और रूपक तो आपका अलंकार है। तो यहाँ पे करुण रस ये बिल्कुल सही जवाब है। जो स्टूडेंट ऑप्शन सी टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। इनमें से अर्थ के अनेकार्थक शब्द क्या हैं? अर्थ आपका देखिए एक शब्द दिया गया है। अर्थ शब्द का अनेकार्थक शब्द आपको बताना है। कारण मतलब धन, सत्य, जल, धर्म, सूर्य, प्रिय, सहयोगी, रहित, दीन, उद्देश्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा। अर्थ का मतलब होता है, जैसे कोई चीज़ हम किसी से पूछे तो हमको ना समझ में आए तो बोलेंगे इसका अर्थ क्या होगा। मतलब कारण, मतलब, धन, ये तीनों आपके अर्थ के अनेकार्थक शब्द हैं। मतलब अर्थ शब्द से इन सभी का भी बोध होता है। तो ऑप्शन ने टिक करने वाले बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन आपके सामने 4 है, सभी लोग जवाब दीजिए। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसका बिल्कुल सही जवाब देते हैं। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि किस परिवार की भाषा है हिंदी। तो जो स्टूडेंट ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं भारोपीय, उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए टिक करने वाले बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो ऑप्शन ए आप सभी का बिल्कुल सही जवाब है। द्रविड़ आपके संस्कृत में भी आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू। तो सभी को पता है भारत आपका ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत, उत्तर प्रदेश, सभी में तो हिंदी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। ऑप्शन ए आप सभी का बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या वैदिक संस्कृत से। तो हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ है? सभी को जवाब देना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसका बिल्कुल सही जवाब देते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे देखिए जो स्टूडेंट ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन ए आप सभी का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और भाषा शब्द होता क्या है? भाषा शब्द की उत्पत्ति आपकी किससे हुई है? संस्कृत की भाष धातु से हुई है। इसका अर्थ होता है बोलना या कहना। और भाषा हमारा अभिव्यक्ति का माध्यम है, ये हम आप सभी को क्लास में बता चुके हैं। तो जो आपके ये हिंदी भाषा का जन्म हुआ किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन ए टिक करने वाले बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सभी लोग जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कन्नौजी, बांगरू, अवधी, तेलुगु। तो कल हमने आपको बताया था जो हिंदी की आपकी उपबोलियाँ होती हैं, उपभाषाएं मतलब होती हैं, वो कितनी होती है? हिंदी की उपभाषा 5 होती है। राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। और अगर इसकी बोलियां बात करें तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत राजस्थानी, मारवाड़ी और सिंधी आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रजभाषा आती है, आपकी खड़ी बोली आती है, हरियाणवी आती है, कौरवी, बुंदेली, कन्नौजी, ये सब आपके पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। और पूर्वी हिंदी में आपका इम्पॉर्टेंट है जो आपकी बोलियां बोली जाती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी में भी आपका 3 भोजपुरी, मगही, मैथिली
और पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली कुमाऊनी। तो यहाँ पे इतने सारे आपके होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। तो जो स्टूडेंट ऑप्शन डी टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाए। जो तेलुगु है ये आपका हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सभी लोग जवाब दीजिएगा। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा के रूप में, तकनीकी भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, काव्य भाषा के रूप में। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान दिया होगा तो जितने भी काव्य बने हैं अधिकतर सब जो कवि हैं वो ब्रजभाषा का ही प्रयोग किए हैं। तो यहाँ पे जो ब्रजभाषा है वो किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ब्रजभाषा की अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा वो काव्य भाषा में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो स्टूडेंट ऑप्शन डी टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन सभी लोग जवाब दीजिए। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा में, राष्ट्रभाषा में, विभाषा में, तकनीकी भाषा में। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, बताइए कि भारत में हिंदी को किस वर्ग में आप रखेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताइए आपके हिसाब से क्या सही होगा। बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, राजभाषा। ऑप्शन ए टिक करने वाले बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ऑप्शन ए राजभाषा। अगला क्वेश्चन, ढूंढाड़ी बोली है पश्चिमी राजस्थानी की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की। तो ढूंढाड़ी बोली किससे संबंधित है? ऑप्शन बी पूर्वी राजस्थान से। किससे संबंधित है? किसकी बोली है ढूंढाड़ी? पूर्वी राजस्थान की। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। जिसको नहीं पता है आप लोग याद कर लीजिए। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी, बांग्ला। तो भाषा से रिलेटेड आप लोग बहुत प्रश्न गलत कर देते हैं, तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। खासकर भाषा वाला सेक्शन आप लोग थोड़ा सा बैक करके फिर से देख लीजिएगा बाद में। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी, बांग्ला। तो बताइए ब्रजबुली नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी पुरानी बांग्ला जो है, जो पुरानी बांग्ला बोली जाती है वो किस नाम से जानी जाती है? ब्रजबुली के नाम से। तो ऑप्शन डी टिक करने वाले बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी। तो कल भी हमने आपको इससे रिलेटेड प्रश्न करवाया था। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल देखिए, जो स्टूडेंट ऑप्शन सी टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो मराठी भाषा आपकी होती है वो भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी तो आपको पता ही है कि हिंदी भाषा ही देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मराठी। एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिस दादा, धन माँ जवन हमरा बखरा लगत होए तवन हमका दैदा। तो यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। देखिए यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, किस बोली से संबंधित ये आपका अवतरण दिया हुआ है। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हो सकता है आपका ऐसे भी आ जाए, भोजपुरी, कन्नौजी, अवधी, खड़ी बोली। तो देखिए आप लोग पढ़िए अच्छे से, उसके बाद बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से पढ़ के बताइए। बिल्कुल देखिए, जो स्टूडेंट ऑप्शन सी टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अवधी। ये अवतरण किस बोली से संबंधित है? अवधी से संबंधित है। ऑप्शन सी आप सभी का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अवधी भाषा का प्रयोग किस कवि ने किया था? बिल्कुल तुलसीदास जी ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, पाली। तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश कौन सी है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने 4 है। तो सभी को पता है यहाँ पे जो पाली भाषा है वो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो स्टूडेंट ऑप्शन डी टिक कर रहे हैं आप सभी का बिल्कुल सही जवाब है। संस्कृत भाषा का अपभ्रंश क्या है? पाली। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि, खरोष्ठी लिपि, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि। तो भारतीय भाषाएं जितनी भी हैं अधिकतर भाषाएं किस लिपि से विकसित हुई हैं आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने 4 है और यहाँ पे ब्राह्मी लिपि जो है ये आपकी भारतीय भाषाओं की बहुत ही ज़्यादा विकास में सहायक है। मतलब अधिकतर भारतीय भाषाएं जो हैं उनका विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ऑप्शन डी टिक करने वाले बिल्कुल सही जवाब। जिनको नहीं पता है आप लोग याद कर लीजिए। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सभी को पता है यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को, गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, सौराष्ट्री। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सभी को पता है किस भाषा में लिखी जाती है हिंदी भाषा हमारी? देवनागरी लिपि में। तो ऑप्शन सी टिक करने वाले बिल्कुल सही जवाब।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी। तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है आपको बताना है। ऑप्शन सी टिक करने वाले बिल्कुल सही जवाब। देखिए, क्योंकि खड़ी बोली हिंदी जो होती है वो हर जगह बोली जाती है, तो वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो क्या है? खड़ी बोली। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। सब अवधि नहीं बोल सकते, सब देवनागरी नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे मतलब आपसे कहा गया है कि देखिए, अवधि हर कोई नहीं बोल सकता, ब्रजभाषा सभी नहीं बोल सकते, देवनागरी तो आपकी लिपि ही है, खड़ी बोली ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि देखिए, खड़ी बोली सब बोलते हैं, इंग्लिश वाले भी, हिंदी वाले भी, सभी लोग। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो ये चारों जो हिंदी आपकी दी गई हैं ऑप्शन में, ये सब क्या है? आपकी हिंदी की उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी? पूर्वी, पश्चिमी, पहाड़ी, राजस्थानी आपकी सारी हो गई। बची क्या है इसमें? बिहारी हिंदी। एक और शामिल कर ले तो 5 आपकी उपभाषा होती ही है। तो यहाँ पे बताइए कि बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली किसके अंतर्गत आती है? तो अभी हमने आपको बताया था पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? पूर्वी हिंदी। तो ऑप्शन ए आप सभी का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपकी छत्तीसगढ़ी बोली आती है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। और जो स्टूडेंट ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं, वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, बघेली। अगर आप बहुत कम समय में आप अपने सभी टॉपिक्स का टेस्ट देना चाहते हैं, तो जो स्टूडेंट रेगुलर हैं, कल की वीडियो आपने देखी थी और आज भी आप क्लास ले रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी सारे टॉपिक्स यहाँ पे तैयार हो सकते हैं। मतलब आप सभी के टेस्ट एक साथ आपके हो सकते हैं। आप देख सकते हैं किस टॉपिक से हमारा गलत हो रहा है, किस टॉपिक से सही हो रहा है। और जो स्टूडेंट्स कल वाली वीडियो हिंदी की नहीं देखें, आप लोग जाके देख सकते हैं। लगभग 1 घंटे की वीडियो है और उसमें आपके कई सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, बघेली। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। देखिए, ऑप्शन डी जो बघेली है ये आपका पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ पे बघेली जो है वो आता किसके अंतर्गत है? जो आपकी बघेली भाषा दी गई है वो आती किसके अंतर्गत है? तो वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी की आपसे पूछा गया है, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी में आपकी क्या क्या आती है? ब्रज भाषा आती है, खड़ी बोली आती है, हरियाणवी आती है, कौरवी, बुंदेली, कन्नौजी। तो बचा क्या? बघेली। ये आपका नहीं है। बघेली आपका किसका है? पूर्वी हिंदी का है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सभी लोग जवाब दीजिए। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो सभी को पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी है। अगर आपको याद होगा तो आपके लिए बहुत ही ईजी है। ऑप्शन आपके सामने 4 है। 343 से 351 तक, 334 से 315 तक, 443 से 135 तक, 334 से 153 तक। तो जो आपके अनुच्छेद कौन कौन से हैं जिसमें राजभाषा संबंधी प्रावधान सारे उल्लेख किए गए हैं? तो यहाँ पे देखते हैं कितने स्टूडेंट बिल्कुल सही जवाब देते हैं। बिल्कुल, देखिए ऑप्शन ए टिक करने वाले बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब। 343 से लेकर 351 अनुच्छेद तक आपके राजभाषा संबंधी प्रावधान के उल्लेख किए गए हैं। तो ऑप्शन ए टिक करने वाले बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन, सभी लोग जवाब दीजिए। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में, बेंगलोर में और चेन्नई में, मैसूर में। तो दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय आपसे पूछा गया है। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी देख रहे हैं आप लोग, चेन्नई। कल भी हमने आपको इससे रिलेटेड प्रश्न कराया था, लेकिन सेम यही प्रश्न आपका नहीं था, थोड़ा इससे डिफरेंट था, लेकिन वहाँ पे भी दक्षिणी भारत में हिंदी भाषा से रिलेटेड बात हुई थी, तो वहाँ भी चेन्नई ही था। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सभी लोग जवाब दीजिए। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। तो देखिए यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे पूछा आपसे ये गया है कि जो हिंदी भाषा का विकास शुरू हुआ तो उसका सही अनुक्रम कौन सा है, मतलब पहले कौन सी भाषा आई, फिर कौन सी भाषा, फिर कौन सी, फिर कौन सी, ऐसे आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। दूसरे में दिया है पहले प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी, फिर पाली। तीसरे में आपका दिया है अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, हिंदी। और चौथे में दिया है पहले हिंदी आई, उसके बाद पाली आई, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद प्राकृत। तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हिंदी पहले आई ही नहीं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये तो पता ही है
कि सबसे पहली जो आपकी बात हुई तो वो किस भाषा की हुई, किस प्रकृति की हुई? तो पाली की हुई। क्या? पाली। तो सबसे पहले देखिए पाली आपका ऑप्शन ए में ही दिख रहा है और किसी में है ही नहीं। तो पहले पाली भाषा, उसके बाद फिर प्राकृत भाषा हुई, फिर अपभ्रंश रूप आया, फिर हिंदी विकसित हुई। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ये बिल्कुल सही अनुक्रम है हिंदी भाषा के विकास का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब, आप लोग रट लीजिए। पहले क्या आई? पाली आई, फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आई, फिर हिंदी आई। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। हिंदी भाषा के विकास का बिल्कुल सही अनुक्रम है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? सभी लोग जवाब दीजिए। तो इसका जो स्टूडेंट ऑप्शन डी टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 351 में। तो ऑप्शन डी टिक करने वाले बिल्कुल सही जवाब। और हिंदी को राजभाषा माना गया है किसके अनुच्छेद के तहत? 343 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो अभी हमने आपको बताया, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए। ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी जो है वो आपकी ब्रज भाषा के अंतर्गत है, मतलब कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपकी ब्रज भाषा आती है। अभी अभी हमने आपको बताया ब्रज भाषा, कौरवी, हरियाणवी, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, ये सब आपकी किसके अंतर्गत आती हैं? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो वहाँ पे ब्रज भाषा किससे संबंधित है? पश्चिमी हिंदी से। ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो स्टूडेंट ऑप्शन भी टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। अभी हमने स्टार्टिंग बताया, जो स्टूडेंट अभी जुड़े हुए हैं उनको बता दूं, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपकी कौन सी आती है? अवधी आती है, बघेली आती है, छत्तीसगढ़ी आती है। और पश्चिमी हिंदी अभी हमने बताया, बिहारी हिंदी में आपकी आती है भोजपुरी, मगही, मैथिली। और बची क्या आपकी? पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में आपकी आती है गढ़वाली और कुमाऊनी। तो ऑप्शन भी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ब्रज भाषा आपकी क्या है? पश्चिमी। मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी, पूर्वी, बिहारी। तो अभी अभी हमने आपको बताया मगही किस भाषा की आपकी उपभाषा की बोली है? बिहारी उपभाषा की। ऑप्शन डी टिक करने वाले बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन, ये कल भी आपका ये प्रश्न हुआ था शायद। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी से, अर्धमागधी से, सौरसेनी से, ब्राह्मण से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सौरसेनी भाषा से, ये सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी खड़ी बोली का विकास हुआ। किस अपभ्रंश से? सौरसेनी। तो आपको याद रखना है खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो भाषा के आधार पर जो भारतीय राज्य थे उनकी पुनः संरचना कब की गई? 1952 में, 1953 में, 1954 में, 1956 में। तो हमने आपको कल एक प्रश्न कराया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाषा के आधार पर किस राज्य का सर्वप्रथम गठन किया गया था? तो किसका किया गया था? आंध्र प्रदेश का किया गया था। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई। किस सन में की गई? सभी लोग जवाब दीजिए। यहाँ पे जो स्टूडेंट ऑप्शन डी टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1956 ईस्वी में। ऑप्शन डी टिक करने वाले बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो देखिए वही प्रश्न आपका आ गया। ऑप्शन में 4 है, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कि कल की पीडीएफ हमने आपको बोला था लेकिन प्रोवाइड नहीं कर पाए। प्रियांजलि जी आप लोगों ने मांग किया था कि पीडीएफ हिंदी वाली दे दिया जाए, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर कराए गए हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोग जो लोग नहीं देखे हैं कल वाली क्लास ज़रूर जाके देख लीजिए, उसको भी इसको भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो अभी आपकी क्लास हो जाए उसके बाद कोशिश करेंगे कि आज ही अभी आपको दे दें शाम को ही, क्योंकि कल के बाद परसों पेपर ही है। तो कल आपको बहुत सारे टॉपिक्स रिवीजन करने, खासकर करंट अफेयर कल ही आपको पढ़ना है ज़्यादा, और कल ही आपको उसका ज़्यादा रिवीजन करना है। और हिंदी की अभी आज कोशिश करेंगे अभी ही आपको दे दें, आज वाली भी कल वाली भी। तो बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, पश्चिमी। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए। कई बार आपको हम बता चुके हैं यहाँ पे
आज की क्लास में बहुत बार आपको कम से कम 4-5 बार बता दिए कि किस उपभाषा की कौन सी बोली है। तो अब आपको बताना है बघेली बोली जो है वो उसका संबंध किस उपभाषा से है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अभी अभी हमने आपको बताया पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। बघेली बोली किसका संबंध है? पूर्वी हिंदी से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बघेली आपकी किससे संबंधित है? पूर्वी हिंदी से है। इसके अलावा क्या बची आपकी? अवधी और छत्तीसगढ़ी, ये भी आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत ही आती है। तो ऑप्शन बी टिक करने वाले बिल्कुल सही जवाब। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को, 14 सितंबर 1950 ईस्वी को। तो सबसे पहले हिंदी दिवस हमारा जो मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये तो हमारा एकदम कन्फर्म है। तो अब 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो देखिए 14 सितंबर ऑप्शन सी ऑप्शन डी दो में है, और उसमें भी हमको ये पता है 1949 जो निर्णय लिया गया हिंदी को राजभाषा बनाने का वो कब लिया गया? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आप सभी का बिल्कुल सही जवाब है। जो स्टूडेंट ऑप्शन सी टिक कर रहे हैं वेरी गुड। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए सभी लोग। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर थे, सुनीति कुमार चटर्जी, जीबी पंत, पी सुब्बोरोयान। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए। जो स्टूडेंट ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो बीजी खेर हैं वो 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। बीजी खेर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? 14, 15, 18, 22। तो 8वीं अनुसूची में जो शामिल भाषाएं हैं उनकी संख्या कितनी है भारतीय संविधान में? तो यहाँ पे जो स्टूडेंट ऑप्शन डी टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि आप लोग जानते हैं जब आपका संविधान बना था तब भी आपके भाग 22, भाषा आपकी 12 थी। तो यहाँ पे देखिए 8वीं अनुसूची की बात की गई है, तो यहाँ पे शामिल भाषा कितनी है? 22 है। ऑप्शन डी टिक करने वाले बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, हिंदी की आदि जननी कौन है? देखिए आदि अंत, हम शब्द विलोम पढ़ते हैं कि आदि का क्या होता है? अंत होता है। तो आदि मतलब एकदम शुरुआत, मतलब किसी भी चीज़ की। जैसे देखिए इतिहास के पिता, तो इतिहास के सबसे पहले खोज और सारा ये सब मतलब हिस्ट्री शब्द को बताने वाले, जागृत करने वाले कौन थे? हेरोडोट्स थे। जैसे हम बोलते हैं ना कि इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोट्स को कहा जाता है। तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकैटियस को कहा जाता है। जीव जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है उनको अरस्तु को कहा जाता है। तो इसी प्रकार से जनक मतलब जनक या जननी मतलब किसी भी चीज़ की शुरुआत करता है, एकदम शुरुआत में उन्होंने योगदान दिया। तो हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। हिंदी की आदि जननी अगर कोई भाषा है तो संस्कृत। ऑप्शन ए टिक करने वाले बिल्कुल सही जवाब। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल क्या था? नागपुर, मॉरिशस, लंदन, न्यूयॉर्क। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 में आयोजन किया गया था। तो इसका स्थल का मतलब क्या था? ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो जो स्टूडेंट ऑप्शन यहाँ पे टिक कर रहे हैं डी, उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। न्यूयॉर्क में, अमेरिका के न्यूयॉर्क में आपका 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी में वहाँ पे आपका आयोजन किया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए। तो अभी देखिए आपको हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो वहाँ पे आपको हमने क्या कराया, इसी वीडियो में कराया था भारोपी परिवार की। ठीक, तो भारोपी, तो हिंदी तो आपका बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे तो एकदम कन्फर्म हो गया। अब बताइए भारोपी परिवार की भाषा नहीं है, कौन सी नहीं है? ऑप्शन आपके सामने 4 है। तो जो स्टूडेंट यहाँ पे ऑप्शन सी टिक कर रहे हैं मलयालम, ये आपकी नहीं है। मलयालम, तेलुगु ये सब हिंदी और देवनागरी के अंतर्गत नहीं आते। तो यहाँ पे भारोपी परिवार की भाषा पूछी गई है, तो मलयालम नहीं है। ऑप्शन सी टिक करने वाले बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 जून, 14 सितंबर, 28 सितंबर, 10 अक्टूबर। तो सभी को पता होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो स्टूडेंट 14 सितंबर टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सभी लोग जवाब दीजिए। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। प्राकृत आपकी भाषा है, तो विकास की दृष्टि से अगर बात करें तो प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम था? मतलब प्राकृत भाषा से भी पहले कौन सी भाषा उससे पूर्व थी? पाली थी, संस्कृत थी, हिंदी थी, अवहट्ठ थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी देखिए आपने हिंदी भाषा का विकास का
क्रम पढ़ा था ना उसमें अनुक्रम, तो उसमें सबसे पहले क्या था, पाली था, फिर प्राकृत था, फिर संस्कृत था, फिर ऐसे हिंदी आया। तो यहाँ पे प्राकृत से पहले क्या था आपका, पाली था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो स्टूडेंट ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन सभी लोग जवाब दीजिए। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म कौन कौन सा है? कन्नौजी अवधी, ब्रज बघेली, छत्तीसगढ़ी बांगरू, खड़ी बोली बुंदेली। तो पश्चिमी हिंदी की दो बोलियां आपसे पूछी गई, उसमें सही युग्म आपको बताना है। तो पश्चिमी हिंदी में आपको हमने कई बार बता दिया इसी वीडियो में कि ब्रज भाषा, कौरवी, हरियाणवी, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी, ये आपकी 6 भाषाएं, लगभग मुख्यतः 6 बोलियां आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हैं। तो बताइए इसमें हमने जो बताया इसमें कौन सा ऑप्शन में है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, खड़ी बोली बुंदेली। ये आपका दो बोलियों का सही युग्म है। दो बोलियों का क्या है, सही युग्म है, खड़ी बोली और बुंदेली। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। बांगरू, बघेली, ब्रजभाषा, भोजपुरी। अर्धमागधी अपभ्रंश से, तो सभी लोग जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने 4 है। सौर सेनी अपभ्रंश से अपनी हिंदी भाषा, अभी हमने आपको बताया वहाँ पे खड़ी बोली का विकास हुआ था। अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सी बोली विकसित हुई है? तो यहाँ पे ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बघेली। जो बघेली है ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बघेली जो है ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई बोली है। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है? गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, नागरी लिपि, या फिर नागरी लिपि, ब्राह्मी गुप्त देवनागरी, ब्राह्मी गुप्त नागरी देवनागरी, या फिर गुप्त नागरी ब्राह्मी देवनागरी। तो बताइए देवनागरी लिपि जो है उसका सही विकास क्रम क्या है? अभी आपने हिंदी भाषा का सही विकास क्रम पढ़ा, अब आपको बताना है लिपि का। तो जो स्टूडेंट ऑप्शन सी टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे पहले ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, फिर नागरी लिपि, फिर देवनागरी लिपि अस्तित्व में आई। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग याद कर लीजिए इसको। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा गया है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? बिल्कुल ऑप्शन डी। देखिए वर्ण या अक्षर, वर्ण आपका बिल्कुल सबसे छोटा सूक्ष्मतम इकाई है, समझ लीजिए भाषा की। भाषा की वर्ण है, वर्ण वर्ण ही तो आपका स्वर और व्यंजन होता है। तो यहाँ पे सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होता है। वर्ण से मिलकर क्या बनता है? शब्द बनता है। शब्दों से मिलकर आपका क्या बनता है? वाक्य बनता है। वाक्यों से मिलकर आपकी वाक्य रचना होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द, व्यंजन, स्वर, वर्ण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, वही आपका फिर से रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन, वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला मतलब जैसे देखिए अभी हम आपको उदाहरण दें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे फूल है, ठीक है, फूल। तो अगर हम फूलों को आपस में मिला देते हैं तो किसकी माला कहलाती है? फूलों की माला कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए वर्णमाला किसका होगा? वर्णों के संकलन को कहेंगे हम। शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, शब्द समूह को। ऑप्शन आपके सामने 4 दिया है। तो यहाँ पे अच्छा पूछा गया है कि वर्णमाला कहते किसे हैं? ऑप्शन आपके सामने 4 है। शब्द समूह को कहते हैं, वर्णों के संकलन को कहते हैं, शब्द गणना को कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए वर्णों के संकलन मतलब वर्ण मतलब हम कुछ भी आगे पीछे लिख दें, जैसे क, च, र, त, कुछ भी लिख दें तो वो वर्णों का संकलन, तो क्या वो वर्णमाला हमारा शुद्ध होगा? नहीं। हिंदी के वर्णमाला आपके इसीलिए व्यवस्थित रूप से बनाए गए हैं कि पहले अ आएगा, फिर बड़ा वाला अ आएगा, फिर छोटी वाली ई आएगी, फिर बड़ी ई आएगी। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कंठ में हमने आपको बताया था कि जो आपकी कंठ मतलब क और क से कंठ, तो कंठ वर्ग जो क वर्ग है वो कंठ ध्वनिया में आती हैं। क वर्ग आपका पूरा, तो देखिए क वर्ग ऑप्शन ए में दिया है क ख, तो ये क वर्ग है, ये कंठ ध्वनियाँ हो जाएंगी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। हमने आपको कल बताया था अच्छे से कि आपकी 5 जो ध्वनियाँ होती हैं सभी हमने आपको उसमें बता दिया था। फिर से एक बार सुन लीजिए जो स्टूडेंट्स आज जुड़ रहे हैं। क वर्ग आपका होता है कंठ से, और च वर्ग आपका होता है तालु से, ट वर्ग आपका होता है मूर्धा से,
ट वर्ग आपका दंत से, प वर्ग आपका ओष्ठ से। सिर्फ आप लोग वर्ग वर्ग याद रख लीजिए, उसके बाद आपके जैसे अक्षर दे दिए, जैसे यहाँ पे क ख दिया है ना, तो आपको सिर्फ इतना याद है कि क वर्ग कंठ से होता है, तो आपने चाहे क आए, चाहे ख आए, चाहे ग घ कुछ भी आ जाए, आपको वर्ग पता है, ध्वनि उच्चारण स्थान पता है, तो आप चाहे जो शब्द आपसे पूछ लिया जाए आप तुरंत बता दोगे। तो ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। ग घ ज झ ड ढ या फिर प फ। तो यहाँ पे स्थान के आधार पर बताना है कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो मूर्धन्य आपके सबसे पहले तो ट वर्ग होता है, तो देखिए ट वर्ग आपका क्या होता है, मूर्धन्य होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, स्थान के आधार पर बताना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमको पता है, हमने आपको क्या कहा कि सिर्फ आपको वर्ग मालूम हो और उच्चारण स्थान मालूम हो, तो हमको ये पता है कि ट वर्ग हमारा किससे आता है, मूर्धन्य के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, मूर्धन्य के अंतर्गत आता है। तो देखिए ये जो ड और ढ दिया है ये भी तो ट वर्ग का ही है, तो हमको केवल वर्ग याद रहे तो हम बता देंगे। तो ऑप्शन से बिल्कुल सही जवाब है। जो स्टूडेंट ऑप्शन सी टिक कर रहे हैं आप सभी का बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। अल्प प्राण महाप्राण, कल हमने आपको बताया था अल्प प्राण महाप्राण क्या होते हैं। अल्प प्राण हमारे वो होते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाले श्वास की मात्रा अल्प रहती है, वो हमारे क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। और महाप्राण क्या होते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास की अधिक मात्रा निष्कासित हो, उसे हम कहते हैं महाप्राण। और महाप्राण के अंतर्गत हमने आपको बताया था क्या क्या आता है, किसी भी वर्ग का दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन आपके क्या होते हैं, तीनों स होते हैं, दंत स, मूर्धन्य स, तालव्य स और आपका ह, ये चार आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो दूसरा, चौथा अक्षर और आपका ऊष्म व्यंजन ये किसके अंतर्गत आते हैं, महाप्राण के अंतर्गत। अल्प प्राण के अंतर्गत क्या आते हैं, पहला, तीसरा, पांचवा, मतलब विषम स्थान वाले। तो आपसे यही पूछा गया है इसमें कौन सा अल्प प्राण वर्ण है, तो किसी भी देखिए पहला, तीसरा, पांचवा हमको देखना है। तो आ ये तो नहीं होगा, क ग थ ध फ फ। तो यहाँ पे देखिए फ जो आपका प वर्ग का है, तो ये प फिर फ फिर ब फिर भ, तो ये दूसरे चौथे पे आ रहा है। देखिए फ और भ ये आपका दूसरे चौथे पे आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका महाप्राण है। और थ ध ये भी दूसरे चौथे पे आएगा, ये भी महाप्राण है। अल्प प्राण मतलब पहले, तीसरे, पांचवे पे आए। तो देखिए क वर्ग को हम देख लेते हैं, क लिखेंगे, उसके बाद फिर ख, फिर ग, फिर घ, फिर अंग। तो यहाँ पे देखिए पांचों आ गए क वर्ग के। अब यहाँ पे देखना है कि पहला क है आपका, तीसरा क्या है, ग है और पांचवा क्या है आपका, अंग है। तो यहाँ पे देखिए पहला, तीसरा, पांचवा पे जो आता है वो हमारा विषम पे जो है वो हमारा अल्प प्राण होता है। तो पहले, तीसरे पे आपका क्या आया है, क ग आया है, ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो स्टूडेंट ऑप्शन बी टिक कर रहे हैं आप सभी का बिल्कुल सही जवाब है। अब अगला क्वेश्चन, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। तो मतलब जिसका उच्चारण स्थान नासिका हो, नाक हो, तो वो व्यंजन कौन सा है। सभी लोग उच्चारण वाले स्थान, अगर उच्चारण वाले आपको ना समझ में आए प्रश्न हो, आप लोग गलत मत करना। अगर उच्चारण से रिलेटेड प्रश्न पूछता है, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप लोग एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार वही उच्चारण करना, प्रश्न हल करते रहना, लेकिन उच्चारण उसका करते रहना। खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस अंग से इसको उच्चारण स्थान कहाँ पे है, खुद ही समझ में आ जाएगा। तो देखिए ख वाला इसको श पढ़ेंगे तो श, यहाँ पे बिल्कुल नासिका का प्रयोग नहीं हुआ। ग ये यहाँ कंठ हो रहा है क्योंकि क वर्ग का है। ज तो च वर्ग आपका किससे होता है, तो यहाँ पे भी ये आपका ज भी नहीं होगा क्योंकि च वर्ग आपका होता है तालु से। तो बचा क्या, या। तो यहाँ जब हम बोलेंगे तो हमको नासिका का यूज हो रहा है, हमको खुद ही पता चल जा रहा है, किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। जो स्टूडेंट ऑप्शन बी टिक कर रहे हैं आप सभी का बिल्कुल सही जवाब है। तो आप लोग इसका प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, लेकिन गलत मत कीजिएगा। ए ऐ ये वर्ण क्या कहलाते हैं, नासिक के मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ, तालव्य। ए और ऐ ये वर्ण क्या कहलाते हैं, सभी लोग बताइए। ऑप्शन डी, कंठ और तालव्य। देखिए ए अगर आप बोले और ऐ बोले तो ये आपके कंठ और तालव्य दोनों का यूज हो रहा है बोलने में। मतलब ए तो हम कंठ भी बोल रहे हैं, तालव्य तालु का भी यूज कर रहे हैं, तो कंठ तालव्य, ए ऐ आपके क्या है, कंठ तालव्य। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। तो हमने आपको बताया था अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं, अ, आ, ई, उ, अन, अह।
तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपके सामने 4 है, सभी लोग जवाब दीजिए और देखेंगे कितने स्टूडेंट्स इसका बिल्कुल सही जवाब देते हैं। अयोगवाह वर्ण आपके क्या होते हैं, सभी लोग जवाब दीजिए। बिल्कुल, तो देखिए अयोगवाह जो होते हैं आपके अन अह होते हैं। ऑप्शन डी टिक करने वाले बिल्कुल सही जवाब। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन डी टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, वेरी गुड। अयोगवाह आपके क्या होते हैं, अन और अह होते हैं, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। जो स्टूडेंट ऑप्शन डी टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, अब आपको बताना है किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है, पुनः में, इलाहाबाद में, दिल्ली में, उत्साह में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताइए। ऑप्शन से बिल्कुल सही जवाब है दिल्ली। दिल्ली जो है ये आपका द्वित्व व्यंजन यहाँ पे व्याप्त है। अगला क्वेश्चन, ये देखिए तीनों श दिए हैं, ह दिए हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि दंत श, मूर्धन्य श, तालव्य श और उसमें ह को भी शामिल कर ले तो वो हमारा क्या होता है, ऊष्म व्यंजन होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको ऊष्म नहीं दिया गया है, और तो प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, तो इसे हम और किस भाषा में बोलते हैं। ये तीनों आपके किसके अंतर्गत आते हैं, सभी लोग बताइए। ऑप्शन आपके सामने 4 है, सभी लोग जवाब दीजिए और देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसका बिल्कुल सही जवाब देते हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं, प्रकंपी के अंतर्गत आते हैं, संघर्ष के अंतर्गत आते हैं और स्पर्शी, स्पर्श संघर्षी। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिए। बिल्कुल, तो यहाँ पे देखिए जो स्टूडेंट यहाँ पे ऑप्शन सी टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा संघर्षी, क्योंकि देखिए ये संघर्ष करने से ये उच्चारित होते हैं, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। ये तीनों स और ह को ऊष्म व्यंजन माना गया है। इनको ऊष्म व्यंजन इसलिए माना जाता है कि इनके उच्चारण में घर्षण से उत्पन्न वायु का निष्कासन होता है। तो घर्षण से मतलब संघर्ष, तो घर्षण से मतलब संघर्षी, घर्षण के साथ। तो ऑप्शन सी आप सभी का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये नहीं कि आपको पूछ लिया जाए कि मैम ने तो ऊष्म व्यंजन बताया था तो यहाँ पे तो संघर्षी आ गया, ऊष्म आया ही नहीं। तो ये ऊष्म कहे क्यों जाते हैं, ये आपका कारण है यहाँ पे कि ये घर्षण के साथ यूज होते हैं। मतलब इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनके उच्चारण में घर्षण से उत्पन्न वायु का निष्कासन होता है। तो घर्षण मतलब घर्षी, संघर्षी मतलब घर्षण के साथ में। ऑप्शन से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। ख, ग, उ मतलब ऑप्शन आपके सामने 4 है, सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो नवीन विकसित ध्वनियाँ आपकी कौन सी हैं, ख, ग। ये ऑप्शन है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क वर्ग आपका पहला होता है और इसमें ख, ग क वर्ग का ही है, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। ऑप्शन आपके सामने 4 है, घोष वर्ण, अघोष, सघोष। तो सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए और देखेंगे कितने स्टूडेंट्स इसका बिल्कुल सही जवाब देते हैं। बिल्कुल, ख दिया है, च दिया है, म दिया है और ठ दिया है। तो आपसे पूछा गया है कि इसमें घोष वर्ण कौन सा है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट ऑप्शन सी टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, म हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए जो घोष होते हैं उनके उच्चारण जो हम लोग करते हैं तो उनके ध्वनियों को उच्चारण में तंत्रियों के कंपन की प्रक्रिया होती है। इस कंपन के कारण जो वर्ण के उच्चारण होते हैं उसके साथ जो तरंग वायु के साथ बाहर आती है उसे हम घोष कहते हैं। तो घोष वर्णों को आप लोग को पता होगा 2 भागों में विभाजित किया गया। जो हम वर्णमाला वाली क्लास लिए थे उसमें आपको अच्छे से समझाए थे। एक आपका होता है सघोष, एक होता है अघोष। तो सघोष और अघोष आपके होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा ये क्या कहलाता है, वर्ण। और अंतःस्थ वर्ण मतलब य, र, ल, व और ये ह, ये सब क्या कहलाते हैं, सघोष कहलाते हैं। और अघोष क्या होते हैं कि जैसे वर्ग का पहला, दूसरा और जो तीनों स मतलब ऊष्म वर्ण होते हैं ये अघोष कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपका देखिए म जो है ये आपका क्या हो जाएगा, घोष वर्ण हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न दिया है कि कौन सा अमानक वर्ण है, ख, थ, भ, क। तो अमानक वर्ण आपका कौन सा है, सभी लोग बताइए। मतलब जिसका कोई ऐसा वर्ण जिसका मानक ना हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। जो भ है ये आपका अमानक वर्ण है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क, ग, ज, फ ये ध्वनियाँ किसकी हैं, संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की, दक्षिणी भाषाओं की। तो इससे रिलेटेड प्रश्न आपके बहुत ही कम पूछे जाते हैं और अगर पूछे भी जाते हैं तो बस आप लोग यही प्रश्न रट डालिए जो भी आपको क्लास में कराए जा रहे हैं
और जो वर्णमाला से रिलेटेड हमने क्लास लिया था, अगर आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं, आपके लिए वो वीडियो हेल्पफुल होगी। और जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो देखा ही है, अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखिए जो ध्वनियाँ दी गई हैं ये कैसी हैं, किस भाषा की हैं, आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये ध्वनियाँ जो हैं ये अरबी फारसी की हैं। ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो स्टूडेंट ऑप्शन भी टिक कर रहे हैं आप सभी का बिल्कुल सही जवाब है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 50 और 51, 52, 53। तो मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके सामने 4 है, सभी लोग जवाब दीजिए। और जो स्टूडेंट ऑप्शन सी टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मूलतः वर्ण हिंदी में कितने होते हैं? 52 होते हैं, 52। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। ये सब तो बेसिक से क्वेश्चन है आप सभी के। छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर के, घोष वर्ण के, संयुक्त वर्ण के, तालव्य के। तो कल हमने आपको बताया था कि जो संयुक्त होते हैं आपके वर्ण या व्यंजन कुछ भी कह दीजिए, तो वो आपके कितने होते हैं? 4 होते हैं। और चारों हमने आपको बताया था, उसका ये भी बताया। तो आप लोग जो स्टूडेंट नहीं देखें कल वाली वीडियो, 1 घंटे की लगभग वीडियो है, आप जाके देखेंगे, उसमें आपके कई सारे टॉपिक्स वहाँ पे कवर होंगे। संधि और पर्यायवाची, मुहावरा, बहुत सारे टॉपिक्स में कवर किए गए, मतलब सभी टॉपिक से प्रश्न कराए गए हैं। तो आज की वीडियो भी, कल वाली भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आप सभी के लिए। तो छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो सभी को पता है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये बनता किससे है? क प्लस श से। क में आपका हलंत लगा हुआ रहेगा। ऑप्शन से बिल्कुल सही जवाब। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क, छ, त्र, ज्ञ। तो ये जो छ होता है ये किसके बाद आता है? किस वर्ण के बाद? तो सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हिंदी वर्णमाला का ज्ञान भी अति आवश्यक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क। देखिए छ जो होता है वो क प्लस श से मिलकर बनता है, और क में आपका हलंत लगा हुआ होता है। तो छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क के बाद आता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह वर्ण कितने वर्णों के संयोग से बना हुआ है? तो ये आपके 2018, 2016, 2013, 14 बहुत बार ये संयुक्त पूछे जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे, जैसे देखिए ऑप्शन ए बी में ही देख लीजिए। तो कल तो हमने आपको समझाया ही था, जो कल की क्लास ली है वो बिल्कुल सही जवाब देंगे, हमें पता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है ज और यहाँ से तो मिलकर बना है, तो ऑप्शन ए तुरंत टिक करके चले आए। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि ज में हलंत, केवल एक हलंत आपका 2 नंबर लेके चला गया। तो ऐसे बहुत सारी गलती बच्चे करते हैं, तो आप लोग इसका ध्यान दीजिएगा। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। देखिए ज्ञ जो है, सभी आपके इसमें पहले वाले में हलंत लगे ही रहेंगे। तो ज्ञ जो है वो किससे मिलकर बना है? ज में हलंत लगा हुआ रहेगा यहाँ, और से त भी आपका त्र जो है वो भी ऐसे रहता है। त में हलंत रहता है, उसके बाद र रहता है। अगर आपसे वही 3 अक्षरों में पूछ लिया जाए, 3 अक्षर में अगर आपको दे दे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? त में हलंत लगा रहेगा। र को भी तोड़ देगा, तो अगर र को अगर उसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे इसमें भी हलंत लग जाएगा और अ हो जाएगा, तब ये टोटल मिलकर पूरा र बनेगा। क्योंकि किसी भी अक्षर में अगर हलंत लग गया तो उसका जो अर्थ होता है, मतलब होता है, वो आधे का होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अघोष वर्ण कौन सा है? अ, ज, ह, श। तो अभी हमने आपको बताया अघोष वर्ण आपके क्या होते हैं? किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा तथा ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो क्या होते हैं? अघोष होते हैं। और सघोष क्या होता है आपका? तीसरा, चौथा, पांचवा, और अंतःस्थ व्यंजन। और ह, तो अंतःस्थ व्यंजन में आपके क्या क्या होते हैं? य, र, ल, व, 4 होते हैं, और आपका एक हस उसमें शामिल कर दीजिए। तो ये आपके सघोष होते हैं। मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा और य, र, ल, व और ह, इतने शब्द मिलकर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। और अघोष क्या होते हैं? पहला, दूसरा और ऊष्म व्यंजन, मतलब तीनों स और ह। तो ऊष्म वर्ण में केवल तीनों स ही इसमें, क्योंकि ह तो उसमें सघोष में चला गया है। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या है आपका, कोई दिख रहा है आपको? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस, यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि देखिए तीनों स में एक स ये भी है आपका। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इन सब के प्रश्नों को सॉल्व करते समय अच्छे से ध्यान से, थोड़ी सी गलती हो जाती है तो 2 नंबर हमारा चला जाता है। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, तालु, दंत। तो घ, देखिए हमने आपको बताया क वर्ग आपका किससे होता है? कंठ से होता है। च वर्ग आपका तालु से होता है। ट वर्ग आपका मूर्धा से होता है। प वर्ग ओष्ठ से होता है।
और त वर्ग आपका दंत से होता है। तो यहाँ पे सारे आपके क्लियर। तो घ आपका किस से वर्ग है? क वर्ग से है। तो क वर्ग आपका क से कंठ, तो कंठ से होता है, तो कंठ यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो स्टूडेंट ऑप्शन बी टिक कर रहे हैं आप सभी का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन आपके 4 होते हैं, हमने कल की क्लास में भी बताया था, अभी भी बताया आपको कौन कौन से होते हैं। छ और त्र, ज्ञ और श्र, श्रीमान वाला। तो ये 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्त वर्ण जो भी कह दीजिए। तो इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? देखिए इस चारों में आपको कोई दिख रहा है? ऑप्शन बी ज्ञ वाला दिख रहा है, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो त वर्ग आपका दंत से होता है। देखिए त वर्ग के अलावा कोई दिख रहा है? त और द, न, ये सभी आपके त वर्ग हैं। बचा क्या? ट, ये आपका मूर्धन्य श होता है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी ठीक करने वाले बिल्कुल सही जवाब। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोगवाह, अंतस्थ, अकारांत। तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने 4 है और यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अकारांत। अकारांत मतलब अ से अंत, मतलब जिसका अकारांत अ से अंत हो रहा है, जहाँ पे मतलब अंत में आ रहा है तो वहाँ पे अकारांत हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छ वर्ण किसके योग से बना है? अभी अभी हमने आपको यहाँ पे उदाहरण दिया था, क प्लस स से मिलकर बना है। तो इसमें आप लोग गलती मत कीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये वाला स है, ये वाला श है, तो इसी में आप लोग कंफ्यूज हो जाए, कह रहे हमको तो याद ही नहीं है कौन वाला श होता है। तो यहाँ पे देखिए जो स्टूडेंट ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये आधा क, मतलब क में हलंत लगा हुआ, और ये वाला स, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए जो टिक कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 10, 11, 12, 13। तो इंग्लिश में नहीं, यहाँ पे हिंदी की बात की गई। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? सभी लोग जवाब दीजिए। ऑप्शन डी टिक करने वाले बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 13। कितनी होती है? 13 होती हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? ऑप्शन आपके सामने 4 दिया गया है, एक आपका स्वर नहीं है। तो सभी लोग बताइए कौन सा नहीं है? कि ऑप्शन डी जो है ये क वर्ग का शब्द है, सॉरी च वर्ग का, तो ये आपका स्वर नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, स्वर ये नहीं है आपका। निम्नलिखित में कौन ट वर्ग नहीं है? तो ट वर्ग मतलब आपको एकदम सिंपल सा है, ट वर्ग में जो जो आए, तो ट आएगा, ठ आएगा, ड आएगा, ढ आएगा, ड़ आएगा। तो बचा क्या आपका? देखिए ऑप्शन में देखिए इसमें आपको कौन सा इसके अलावा दिख रहा है। तो देखिए घ जो है ये आपका क वर्ग का है, क ख ग घ, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्वर तो आपके 13 हुए, व्यंजन कितने हैं? 32, 34, 33, 36। इसका राइट आंसर क्या होगा? बेसिक सा क्वेश्चन, ऑप्शन से बिल्कुल सही जवाब। 33 व्यंजन होते हैं हिंदी वर्णमाला में। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। जो स्टूडेंट ऑप्शन सी टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा पश्च स्वर है? आ, ई, ज, ढ। तो यहाँ पे देखिए पश्च स्वर मतलब जो पीछे आता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आ आपका पहले आता है, उसके बाद आ आपका लास्ट में, मतलब पश्च स्वर अगर बात करें तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? अभी अभी हमने आपको बताया अयोगवाह आपके क्या होते हैं? विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो विसर्ग होते हैं वो आपके क्या होते हैं? अयोगवाह होते हैं। जैसे देखिए अन, अह, तो अह को हमने जब शामिल किया था उसमें विसर्ग लगा हुआ था ना, तो वही हमारा अयोगवाह था। तो अयोगवाह हमारे क्या होते हैं? जो विसर्ग होते हैं। ऑप्शन ए टिक करने वाले बिल्कुल सही जवाब। आप लोग इसको याद रखिएगा, भूलिएगा मत। मान लीजिए एग्जाम में आ जाए तो आप लोग गलत मत करना। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो हम इतनी देर से आपको यही बताते चले आ रहे हैं, कल की क्लास में भी बताया, आज भी बताया कि जो च वर्ग है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। तालु, तालव्य, जो भी कह दीजिए च वर्ग में, तो तालु होता है। जो च वर्ग होता है, तो जो छ है ये भी तो च वर्ग का ही है। देखिए च, छ, ज और झ, य, ये आपके सारे क्या हैं? आपके सब च वर्ग के हैं। तो छ जो है ये भी तो च वर्ग है। तो मूर्धन्य यहाँ पे तो ट, उसका ट वर्ग का होता है। दंत आपका होता है त वर्ग का। ओष्ठ होता है प वर्ग का। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए, जो स्टूडेंट ऑप्शन यहाँ पे सी टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तालव्य। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन आपके 4 होते हैं, अभी हमने आपको बताया था। देखिए कौन सा नहीं है इसमें से। ऑप्शन बी, देखिए ये आपका ऊष्म व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन नहीं है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि जो छ है ये इसी से तो मिलकर बनता है, इससे और क से। तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं? तो अभी अभी हमने आपको बताया तालु से आपके क्या बोले जाते हैं, उच्चारित क्या होते हैं, च वर्ग होते हैं। तो जहाँ पे देखिए च वर्ग दिखे वही आपका तालव्य व्यंजन है। तो च छ ज झ यही आपका हो जाएगा। ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब। सिर्फ आप अगर वर्ग याद रखते हैं, उच्चारण स्थान याद रखते हैं, हमें उम्मीद है कि कल की क्लास और आज की क्लास में आप सभी को इतनी बार बताते बताते ही आपको याद हो गया होगा। तो ये जो च वर्ग है ये आपका तालव्य व्यंजन है। ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब है। कुछ भी पूछे, अगर हमको वर्ग याद है और उच्चारण स्थान याद है तो चाहे जो पूछ ले, एक एक अक्षर भी पूछ ले तब भी गलत नहीं करेंगे, ये तो पक्का है। य र ल व ये किस वर्ग के व्यंजन हैं? अभी आपको हमने उदाहरण में समझाया था जब आपको हम वो पढ़ा रहे थे, अघोष सघोष। तो वहाँ पे देखिए जो महाप्राण सघोष था उसमें आपको ये य र ल व किया गया था। तो अंतःस्थ व्यंजन ऑप्शन से बिल्कुल सही जवाब है। जो स्टूडेंट ऑप्शन सी टिक कर रहे हैं वेरी गुड। अंतःस्थ व्यंजन आपके यही 4 होते ही हैं, य र ल व। तो आपको याद रखना है। कभी कभी ये पूछ लेता है अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, या फिर अंतःस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं, य र ल व। अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो अनुनासिक का संबंध किससे होता है? ऑप्शन सी। देखिए कोई भी चीज़ अगर हम मुंह बंद कर लें तो क्या हम केवल नाक से बोल सकते हैं? नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको देखिए अनुनासिक, नासिक मतलब नाक से तो इसका प्रयोग होगा ही। तो कोई भी चीज़ केवल अगर हम मुंह बंद कर लें तो बोल सकते ही नहीं, केवल नाक से क्या करेंगे? तो नाक और मुंह दोनों से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अनुनासिक जो होते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। वेरी गुड। जो स्टूडेंट ऑप्शन सी टिक कर रहे हैं बहुत अच्छा। हमें उम्मीद है आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। बहुत सारे टॉपिक्स आपके इस पे रिवाइज हुए होंगे, जिनको नहीं आता उनका क्लियर हुआ होगा। और अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है, तो सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? शब्द ध्वनि वाक्य पद, शब्द वाक्य ध्वनि पद, पद वाक्य ध्वनि शब्द, या फिर ध्वनि शब्द पद वाक्य। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए वर्ण या अक्षर ध्वनि ये आपका सबसे पहले होता है, इनसे मिलकर शब्द बनता है, शब्दों से मिलकर एक पद बनता है, कई पदों से मिलकर एक वाक्य बनता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है। ऑप्शन डी ही आपका बिल्कुल सही जवाब है। और जो स्टूडेंट ऑप्शन डी टिक कर रहे हैं बहुत अच्छा जवाब। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही क्रम है। तो कंठ, तालव्य, वस्त्र, दंत्य, ओष्ठ, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है। जो स्टूडेंट यहाँ पे ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए, देखिए आपसे यहाँ पे पूछा क्या गया है, बहुत लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए कंठ मतलब यहाँ पे मुख विवर से लेकर, मुख विवर मतलब पहले आपका क्या आता है? क वर्ग आता है, फिर आपका क ख ग घ ङ, फिर आपका आया च वर्ग, च वर्ग के बाद आपका आता है च छ ज झ ञ, उसके बाद आता है ट वर्ग, फिर आता है त थ द ध म, उसके बाद प फ व भ म। तो यहाँ पे आपको ये बताना है। तो हमने आपको सारा चीज़ तो इतनी बताते बताते ही रटा दिया, आप लोगों को याद तो हो ही गया होगा। क वर्ग आपका कंठ से होता है, तो सबसे पहले क वर्ग आता है, इसका कंठ होता है। तो देखेंगे किस में कंठ है, तो ऑप्शन ए में ही है। अगर नहीं भी दिया होता, अगर और कई ऑप्शन में दिया होता, च वर्ग आपका हमने अभी बताया किससे होता है? तालु से होता है। ट वर्ग आपका होता है मूर्धा से, त वर्ग दंत से, और प वर्ग आपका ओष्ठ से। देखिए सारे आपका सीरीज एकदम सही चल रहा है ना। कंठ, उसके बाद तालव्य, उसके बाद मूर्धन्य या वस्त्र बोलते हैं, दंत, ओष्ठ। तो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हमें उम्मीद है आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक, उच्छिप्त, प्रकंपित, संघर्षहीन। तो जो ल शब्द हम बोलते हैं ये प्रयत्न के आधार पर कैसी ध्वनि है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पार्श्विक ध्वनि है। ल हम जल्दी से बोल दिए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तरुण, 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 तो मतलब आपको शुद्ध वर्तनी बताना है, तरुण शब्द कौन सा शुद्ध है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सिंपल। और ऑप्शन ए, वेरी गुड। जो स्टूडेंट ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं बहुत अच्छा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कुमुदनी शब्द दिया हुआ है, इसको आपको बताना है कि शुद्ध कौन सा लिखा हुआ है। तो ऑप्शन से बिल्कुल सही जवाब। अगर आपके
देखिए कोई यहाँ पे शर्म करने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपका पेपर है। 4-6 नंबर के इससे प्रश्न आपके आते ही आते हैं, कम से कम तो 4 नंबर आपके आने ही आने हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 6, 7, 8 भी हो सकते हैं। तो इससे रिलेटेड प्रश्न आना ही आना ये हमको पता है। तो अगर आपको वर्तनी लिखने में आपको अगर गलत हो जाते हैं, तो वर्तनी का आप आपकी कोई भी बुक हो, वर्तनी चैप्टर आप खोल के उसकी जो एक्सरसाइज दी गई हो, तो आप लोग पूरा उसको एक तरफ से सॉल्व कर डालिए और उसको अच्छे से समझिए। अगर आपकी वर्तनी से रिलेटेड प्रश्न गलत होते हो, तो अगर आप शुद्ध नहीं लिख पाते हैं, मतलब आपको कुछ परेशानी होती है, पहचान नहीं पाते हैं शुद्ध, छोटी ही मात्रा में गलती कर देते हैं, तो आप लोग ये टॉपिक ज़रूर एक्सरसाइज को सॉल्व कर लीजिए। क्योंकि जो सिंपल टॉपिक है उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आप सभी को बार बार बोल रहे हैं, जो टॉपिक आपको अच्छे से आता हो और जो आपको सिंपल लगता हो, पढ़ने में मज़ा आती हो, उसको आप लोग अच्छे से पूरा कवर कर डालिए, ताकि उसमें से आपका एक भी प्रश्न, एक भी नंबर आपका माइनस ना हो। तो यहाँ पे देखिए, जो स्टूडेंट ऑप्शन सी टिक कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही जवाब है। कुमुदिनी का शुद्ध रूप ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना। यहाँ पे देखिए, परिणत आपको 4 प्रकार से दिया हुआ है, ऑप्शन यहाँ पे 4 हैं और बताना है कि शुद्ध कौन सा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, परिणति, ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए टिक करने वाले बिल्कुल सही जवाब। आप सभी को, हमें उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो लगी होगी। कई सारे हिंदी के टॉपिक्स आपके तैयार हो गए होंगे, रिवाइज हो गए होंगे। तो अगर आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके गलत कितने हुए इसमें से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह की आप क्लासेस पाने के लिए, इसी तरह की न्यूज़ पाने के लिए, कोई भी एजुकेशन रिलेटेड न्यूज़ हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इसका PDF आपको अगर पाना है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। कल कुछ बच्चे बोल रहे थे, स्टूडेंट बोल रहे थे कि टेलीग्राम ज्वाइन कैसे करें, तो आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। उस लिंक को आप टच करेंगे तो डायरेक्ट आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो वहाँ पर आपको PDF अभी सेंड कर दिया जाएगा। तो आप लोग पूरे PDF को एक तरफ से पढ़ के रिवाइज करिएगा, ताकि आपकी अच्छे से तैयार हो जाए। तो यहाँ पे अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो क्या क्या एग्ज़ाम में लेके जाना है, क्योंकि क्लास जो है वो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो कल सुबह आपको हम एक छोटी सी वीडियो बना के बता देंगे, ठीक है। तो आप सभी को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। आप सभी ने वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।